सतलुज फिल्म के ओटीटी पे आने और महज 24 घंटों के भीतर हटने के बाद एक बहस शुरू हुई। बहस ये कि उस दौर में किस तरह पुलिस ने आम लोगों पे कार्रवाई की। लेकिन इस बहस के बीच हम ये भूल जाते हैं कि ये फिल्म उस दौर के आखिरी पन्नों को पलटती है। सतलुज जिस विषय को एड्रेस कर रही है वो क्यों हुआ, इस पे बात करना हम भूल जाते हैं। आखिर खालिस्तान क्या था, आखिर यहाँ तक पंजाब पहुंचा कैसे, इन मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी। स्वागत है आज के इस एपिसोड में। सबसे पहला मेरा सवाल है कि सतलुज फिल्म ओटीटी पे आई और 2 दिनों के भीतर उतर गई, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं अपने एक डिस्क्लेमर से अपनी बात शुरू करूंगा और अपनी आदत के मुताबिक कुछ ऐसी बातें शायद मेरे मुंह से निकल जाएं जो कुछ लोगों को अच्छी न लगे। कुछ लोग भी, मैं थोड़ा मॉडरेटरी बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को शायद अच्छी न लगे। मैं किसी भी तरह की भावनात्मक अभिव्यक्ति को रोके जाने के खिलाफ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भावनाएं खुल के लोगों के सामने आनी चाहिए और उन भावनाओं के साथ लोगों की एक तर्क बुद्धि भी होनी चाहिए, सुनने वाले की भी, देखने वाले की भी, दिखाने वाले की भी और सुनाने वाले की भी। तो ये जो मूवी है, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम एक प्रोपेगेंडा फिल्मों के दौर में प्रवेश कर गए हैं। जब मैंने इस मूवी को, उस दिन मैंने पहले ही दिन देख लिया जिस दिन ये ओटीटी पे रिलीज़ हुई। दलजीत दोसांझ थे इसलिए मैंने कहा चलो देख लेते हैं, अच्छी मूवी होगी। मैं उन विप्लवी क्षणों का, वो जो आंधी पानी के दिन थे, उनका साक्षी हूँ। मैंने उनको रिपोर्ट भी किया है। मैं वहाँ जाकर उस सिहरन का भी गवाह हूँ जो पंजाब के वातावरण में हवाओं के साथ बहने लग गई थी। तो उस ज़माने को उन्होंने, उसके एक पक्ष को बखूबी उभारा है। कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, दलजीत की एक्टिंग बहुत अच्छी है, पटकथा को भी ठीक से चुस्ती ही माना जाना चाहिए, बहुत उसमें भी बीन में नहीं निकाली जा सकती। लाइट बहुत अच्छी है, कैमरे का प्रयोग बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छी है। बस एक चीज़ अच्छी नहीं है कि सब कुछ एक तरफा है। जो हमारे खालरा साहब थे, उनके बारे में बहुत सी बातें बताई नहीं गई हैं उस पर। पंजाब में अगर हम ब्रूटल किलिंग्स की बात करते हैं तो वर्दी पहने वाले लोगों ने की हो या वर्दी न पहने हुए लोगों ने की हो या वर्दी वालों के साथ हो गई हो, है सब हिंसा के शिकार। तो इस फिल्म में कुछ मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रोपेगेंडा सा साफ दिख रहा था। उसकी वजह यह है कि जो संख्या 25,000 उसमें कोट की गई है, ये 25,000 का आंकड़ा कहाँ से आया? अलग अलग जगहों के अलग अलग आंकड़े हैं। एक आंकड़ा ये भी है कि 60 से 70% जो लोग आतंकवादियों द्वारा मारे गए वो सिख थे, वही के लोग थे, वो मॉडरेट थे जिन्होंने इनकार कर दिया भारतीय राष्ट्र राज्य और अपनी उस कसम के खिलाफ जो पैदाइशी हम सारे भारतीयों की है कि हम मरते दम तक भारतीय रहेंगे। जो उसका निर्वाह करना चाहते थे उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत से सिख परिवारों को मैंने ऐसा देखा है जो विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली के तमाम शहरों में आके बस गए थे। हिंदुओं का तो हाल और बुरा था। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, गोविंद राम का नाम सुना है आपने? राजन बैस का नाम सुना है आपने? इस सवाल को याद रखिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा दोबारा अगर मैं भूल जाऊँ। तो उन्होंने जो ट्रेनों से खींचकर धार्मिक आधार पर पहचाने गए कि केश नहीं है, नाम पूछे गए, लाइन पर खड़ा करके 15 जून 1990 को उनको मार दिया गया, 91 को लुधियाना के पास। वो लोग कौन थे? उनके बारे में भी तो बात होनी चाहिए। उन्हें वर्दी वालों ने नहीं मारा था। अब जहाँ तक वर्दी वाले की हिंसा का उसको हक है कि नहीं, ठीक है, वर्दी बहुत सी शपथ लाती है अपने साथ, उस शपथ का निर्वाह होना चाहिए, पर आत्मघाती शपथें किस काम की? लेकिन इधर प्रोपेगेंडा फिल्मों का ज़माना आ गया है। कोई कश्मीर की घटनाओं पर कश्मीर फाइल्स बना देता है, बड़ी तारीफ होती है, सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। कोई केरल फाइल्स बना देता है। अब धुरंधर के बड़े चर्चे हैं। तो इतिहास
जब मैं इतिहास पढ़ रहा था, मैं इतिहास का एक बहुत विनम्र छोटा सा विद्यार्थी हूँ, तो हमें पहली बात बताई गई थी कि इतिहास जो है वही है जो प्रमाणित हो सके वैज्ञानिक स्रोतों से। तो जब इतिहास को, कल्पना को और अपने मनोभाव को, तीनों को मिला दिया जाए, तो मुझे लगता है मुश्किल वाली बात है। तो आजकल प्रोपेगेंडा फिल्मों का ज़माना आ गया है, लेकिन सतलुज ने कुछ सीमाएं लांघ दी, और ये अच्छी बात नहीं थी ऐसी सीमाएं लांघना। एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि इतिहास से, आंकड़ों से या फैक्ट से वो चीज़ साबित होनी चाहिए। यहाँ फिल्म बन रही है, लेकिन जिस पीढ़ी ने उस दौर को नहीं देखा है और वो इस फिल्म को अब देख रहे हैं, ओटीटी से हट गई है लेकिन फिर भी वो देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों से, तो उन पे क्या असर पड़ेगा? असर तो देखो, सच, महावीर ने कहा था कि सच एक ही होता है, उसके 7 चेहरे होते हैं। आप कौन सा चेहरा देखना पसंद करते हैं और कौन सा स्वीकार करना पसंद करते हैं। सार्त्र ने कहा था कि सच जो है वो कुछ नहीं है, आपका वर्जन है बस। तो वो एक वर्जन है। इतिहास में से वर्जन बहुत से आए और चले गए। आप जरा ये देखिए, मैं खालना साहब की बात कर रहा था जिनके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। मैं अपनी विनम्रता नहीं छोड़ूंगा। तो जो खालना थे वो 90-91 में खालिस्तान के एक्टिविस्ट थे। वो खालिस्तान लिबरेशन या लिबरेशन खालिस्तान नाम से एक मैगज़ीन निकालते थे, उसके वो संपादक थे। उसमें वो भिंडरावाले को एक ऐसा संत बताते थे, एक ऐसा योद्धा बताते थे। भिंडरावाले को बड़े 6 साल हो गए थे कि जिसने सिख कौम को जगा दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी के हत्यारों की तुलना में ये लिख दिया था कि वो भगत सिंह से भी आगे का कृत्य उन्होंने किया है। आप जरा ये बताइए कि भारतीय होने के नाते इस तरह की जो हिंसा का समर्थन करता था, वही बाद में हिंसा के खिलाफ खड़ा हो गया और एक तरफा हिंसा के खिलाफ खड़ा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें लगा कि पंजाब शांति के रास्ते पर चल चुका है, वहाँ पर एक प्रोसेस शुरू हो गया है शांति का, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होने लगे हैं, तो अब इसको किसी तरीके से मानवाधिकार के मुद्दे पे ले जाके एक ऐसा प्रतिशोध लिया जाए उन लोगों से जिन्होंने इस हालात में लाने के लिए मेहनत की है। और अब आपको गोविंद राम और राजन बैस की कहानी सुना दूँ। गोविंद राम एक आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे। वो जब बटाला में पोस्टेड थे तो उनके बेटे राजन ने उनसे कहा, ये सितंबर 1989 की एक दुखद शाम की घटना है, कि मुझे एक कॉपी किताब चाहिए। परिवार पुलिस वालों के छुप के डर के रहते थे, वो अकेले नहीं निकलते थे, उन्हें उठा लिया जाता था, उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो वो वहाँ एसपी थे, अपने काफिले के साथ गए बेटे को कॉपी किताब दिलाने के लिए। अचानक खाड़कुओं ने हमला कर दिया। खाड़कू शब्द भी आतंकवादियों ने गन रख के लोगों से लिखवाया कि हमें ये शब्द हमें लिखिए। जो खाड़कू का मतलब बागी, धर्म योद्धा, इसके कई तरह के, उसकी मीनिंग बड़ी कई तरीके की हैं। सिर्फ उसकी एक रूक्ष मीनिंग से नहीं चल सकते। तो उनका लड़का राजन बैस उस दिन बेचारा वो पीछे छूट गया, उस खबर तबर में, उस काफिले में सवार नहीं हो पाया, और वो अपने बेटे को पीछे छूटा हुआ चले आए। उन्हें लगा किसी गाड़ी में सवार हो गया होगा। बच्चे को मार दिया उन्होंने, बीच बाजार में मार दिया। उसके बाद गोविंद राम, चूँकि वो टारगेट थी, पूरी फैमिली टारगेटेड थी, तो उनका पंजाब आर्म पुलिस में ट्रांसफ़र कर दिया गया, पीएपी में, क्योंकि वो एक अर्धसैनिक बल है। जो लोग रहते हैं वो छावनी के अंदर रहते हैं और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अर्धसैनिक बल पुलिस से थोड़े बेहतर माने जाते हैं अनुशासन में और अपने कौशल में। जिस अर्धसैनिक बल के वो छावनी में थे, वहाँ पर उनके कूलर में बम रख दिया गया और रिमोट से उसको उड़ा दिया गया। ये जनवरी 1990 की बात है, जब खालिस्तान की बात कर रहा था। उसी दौरान ये गोविंद राम मारे गए। गोविंद राम कोई बहुत अपनी ट्रेनिंग के दौरान, उनके बैचमेट तमाम मेरे मित्र हैं, कोई ऐसे बड़े जाज्वल्यमान अधिकारी नहीं थे, लेकिन जब ड्यूटी पे आप निकलते हैं तो आपको कुछ काम करने पड़ते हैं, और जहाँ गन हो सामने, वहाँ पे क्या हो, आप गीता के श्लोक या गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ने लगते, वहाँ पे युद्ध करना पड़ता है। और उस युद्ध में कभी कभी अनीति इधर से भी हो जाती है, उधर से भी हो जाती है, पर एक तरफा नीति को नहीं दिखाना चाहिए।
मैं यहाँ केपीएस गिल की भी बात जी, करना मैं भी यही चाहूँगा। कहना कि केपीएस गिल ने जिस तरीके से दमन किया, अगर हम दमन वर्ड यूज करना चाहें तो, या हम कोई और शब्द भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या यही मजबूरी थी या कंट्रोल करने का कोई और बेहतर जरिया हो सकता था? मैं दमन शब्द की खिलाफत करूँगा यहाँ पर आपके, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने दमन नहीं किया। जब वो गए तो पंजाब पुलिस की हालत क्या थी? कई अधिकारियों की, जूनियर पुलिस अधिकारियों की, जिन्हें रात को निकलना पड़ता था, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सिपाही, हवलदार, उनकी पत्नियों ने, उनके माओ बापों ने अखबारों में विज्ञापन निकलवाए कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है और वो धर्म में बड़ी आस्था रखता है। धर्म में आस्था का मतलब ये था कि वो डाइल्यूटेड है। उन्हें लगता था हमारे प्रिय जो है वो मारे जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि पंजाब पुलिस अच्छी हालत में थी। वो दोनों तरफ से मर रही थी। कानून की शपथ भी मार रही थी और उधर खाड़कू भी मार रहे थे उन्हें, और जब आतंकवादी भी मार रहे थे, और अगर आतंकवादी से मिलते थे तो वो गद्दारी कर रहे होते थे। बहुत से लोग पुलिस वाले भी एनकाउंटर में मारे गए, जिसमें एक उन्होंने दिखाया है अपने तरीके से। तो अपने तरीके से वो सच झूठ एक अलग बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद गोविंद राम को भी उड़ा दिया, अपने दफ्तर में उड़ा दिया, पंजाब आर्म पुलिस के उस पर उड़ा दिया। इसका मतलब ये है कि जो पंजाब आर्म पुलिस का तंत्र था वो या तो नाकारा था या उसमें विभीषण छुपे बैठे थे। ऐसा बहुत से अधिकारियों के साथ हुआ। डीआईजी अटवाल हुआ करते थे, उनकी लाश 6 घंटे से ज़्यादा हरमंदिर साहब की सीढ़ियों पे पड़ी रही। सिखों के पवित्रतम स्थान और हम सब की आस्था के प्रतीक, उस मंदिर की सीढ़ियों पर लाश पड़ी रही डीआईजी की, और घंटों को उठाने नहीं गया। देखिए, पंजाब पुलिस के उस बुरे दिनों से केपीएस गिल ने उसे उबारा। वो तो आसाम से बुलाए गए थे, दूसरे काडर के अफसर थे, पर वो वहाँ के थे। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली। उन पर भी अटैक हुए, रिवेरो साहब पर भी अटैक हुए थे जो वहाँ डीजी होते थे। देखिए, ऐसा है कि पंजाब को सुधारना, पंजाब उस स्थिति में चला गया था जिस स्थिति में हमने कश्मीर में देखा। आज मुझे लगता है अगर कश्मीर में भी कोई केपीएस गिल होता, कोई दिल्ली ने फैसला किया होता उसी तरह का, कोई बेअंत सिंह होता जिन्होंने जान की परवाह किए बिना जूझे होते। जान की परवाह किए बिना आज भी पुलिस जूझ रही है, लेकिन उसका उस संगठित तरीके से लड़ने का तरीका जो था वो बहुत अच्छा था। लेकिन केपीएस गिल ने जिस तरीके से पंजाब में आतंक को, उग्रवाद को कंट्रोल किया, वो असम में नहीं देखने को मिला हमें। क्यों नहीं मिला? आसाम में भी वो अपनी बहुत सी खूबियों के लिए जाने जाते थे। देखिए, क्या होता है कि स्थान, कहते हैं ना, राइट मैन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। उस समय जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय खबरें बन रही थी। अब मैं उनके असम के किस्से भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं इस समय कलात्मक आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चूँकि हम बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं बताना चाहूँगा। केपीएस गिल के बहुत से किस्से असम के भी मुझे मालूम हैं। तो वो वहाँ पर उन्होंने जो काम किया, मिस्टर गिल ने, हम उन्हें हीरो कह सकते हैं। आप जरा ये बताइए कि आपको गिल को चुनना हो और भिंडरावाले को चुनना हो, आपको केपीएस गिल को चुनना हो, सतवंत सिंह, बेअंत सिंह या केहर सिंह में किसी को चुनना हो जो इंदिरा गांधी के हत्यारे थे, किसको चुनेंगे आप? उन्होंने जो किया अपने देश की रक्षा के लिए किया, उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए किया। आप ही से सवाल पूछता हो कि क्या गोविंद राम और राजन बैस का कोई मानवाधिकार नहीं था? उन पर कोई तो किताब नहीं लिखी गई। डीआईजी अटवाल पर क्यों नहीं इस तरह से लिखा जाता, कोई मूवी बनती कि वो तो अपनी आस्था के केंद्र में मारे गए। तो आज आपको जनरल बरार का एक किस्सा बताता हूँ। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए जनरल बरार साहब को हुक्म मिला तो उन्होंने अपनी जो फोर्स थी उसको बुलाया, उसमें सिख ही सिख थे, और उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा इरादा है, तुम में से किसी की भी भावना अगर आहत हो रही हो तो आप अभी अपना नाम विड्रॉ कर सकते हैं, और मैं आपको एश्योर करता हूँ आपके जनरल के नाते कि आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसमें एक नौजवान सेकंड लेफ्टिनेंट ने या कैप्टन ने हाथ उठाया, तो वो ओके सर, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो। नो सर, आई एम सेइंग समथिंग एल्स, आई विल लीड एंड आई विल गो माई सेल्फ। उसमें उस नौजवान अफसर ने अपनी 2 टांगें ब्रेवरी से लड़ते हुए गंवाई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान नहीं होना चाहिए था ऑपरेशन ब्लू स्टार,
ये राजनीतिक अक्षमता का चरम था, प्रशासनिक अक्षमता का चरम था। इंदिरा जी के नाम पर जो दो चीज़ें कभी भी मिटेंगी नहीं, इमरजेंसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार, नहीं होना चाहिए था। मैं उसकी बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन आखिर कभी कभी लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो लड़ाई अंत में जब उन्होंने लड़ाई शुरू की, देर हो चुकी थी, लेकिन लड़े वो लोग। तो आप जरा ये सोचिए कि केपीएस गिल आज अपने जाने के इतने सालों बाद एक विलेन के तौर पे पेश किए जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि गोविंद राम को कोई श्रद्धांजलि नहीं है, अटवाल को कोई श्रद्धांजलि नहीं है। चलिए, भिंडरावाले को आज भी संत जी कहा जाता है, कई गुरुद्वारे में उनके फ़ोटो लगे हैं, कनाडा में उनकी पूजा होती है, और उनके वो जो शोभा यात्राओं में उनके पुतले दिखाए जाते हैं। क्या भिंडरावाले पे कोई मूवी उसको महिमा मंडित करती हुई भारत देखना चाहेगा? एक तरफा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर भिंडरावाले और गिल पे चुनना हो, किसको चुनेंगी आप? प्रभाकरण और राजीव गांधी में किसी को चुनना हो तो किसको चुनेगी आप? तो जो बहुत ही संगठित फोर्सेस थी, उनसे लड़ने के लिए कभी कभी कुछ करना पड़ता है। एक चीज मैं पूछूंगी कि आपको अपने पत्रकारिता के जीवन में कभी भिंडरेवाला से मिलने का मौका मिला? हाँ, कभी? मिला, 2 बार मिला। क्या मैं एक्सपीरियंस बहुत था? भाग्यशाली हूँ कि मुझे उन लोगों से मिला जिन्होंने भारत के इतिहास को एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया, अच्छे या बुरे तरीके से। ऐसे बहुत से नाम हैं। भिंडरावाले से मिलना एक कोई ऐसा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था। भिंडरावाले एक बहुत ही कट्टर धार्मिक आदमी थे, उनकी अपनी एक मान्यता थी। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, भिंडरावाले ने कभी अपने मुंह से खालिस्तान का नाम नहीं लिया था। वो वहाँ जाके बैठ गए थे हरमंदिर साहिब में, उनके चारों ओर गनमैन की टोलियाँ थी। इवन मेजर जनरल सुबेग सिंह, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले, वो उनके सेनाध्यक्ष बन गए थे, पूरा किला बना दिया था। वो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब उनसे पूछा जाता था कि संत जी आप क्या, अच्छा वो पंजाबी ही बोलते थे, संत जी आप क्या खालिस्तान चाहते हो? तो हंस के कहते थे, बीवी देवेगी तो ले लेवेंगे। बीवी मतलब इंदिरा गांधी, वहाँ बेटी को, बहन को बीवी बोलते हैं, बीवी देवेगी तो ले लेंगे। पर उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा था। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो जो कर रहे थे वो देशभक्ति थी। मैं ये भी नहीं कहूँगा वो जो कह रहे थे धर्म भक्ति थी। बरार क्या धार्मिक नहीं थे? वो जो नौजवान सिख लड़का जिसने अपनी दोनों टांगें गंवा दी और शेष जीवन अपाहिज के तौर पे जिन्होंने काटा होगा, वो क्या सिख नहीं थे? देखिए, धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, लेकिन आतंकवाद की सबसे ख़राब बात है वो धर्म को ही बीच में लाता है, क्योंकि लोगों के कोमल तत्व को छूने का सबसे अच्छा तरीका धर्म है। जिस तरीके से हम इस फिल्म को देखते हैं, आपने भी कहा कि एक तरफा फिल्म है। इस फिल्म में, और सिर्फ फिल्म में ही नहीं, क्या बाहर कहीं भी ऐसा कुछ है कि पुलिस वाले ने अंकुश में रहते हुए जनता के पक्ष में कोई उचित कार्रवाई की? ऐसा कोई संदर्भ आपको याद हो या कहीं हमने पढ़ा हो? मैंने 50 बार एसओ सब इंस्पेक्टर से लेकर एसएसपीज तक को देखा है जब पूरा शहर उमड़ पड़ा उन्हें विदाई देने के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ गुंडों को मार दिया था। तो ऐसा बिल्कुल भी, आज भी यूपी पुलिस के जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अधिकारी है वो एनकाउंटर कॉप्स है। आपको एक किस्सा बताता हूँ। हमारे हिंदुस्तान टाइम्स में कुछ ट्रेनीज आए थे आईआईएम वगैरह से, बड़े अच्छे बच्चे थे। तो मुझसे कहा एक दिन सीईओ ने कि आप लखनऊ जा रहे हैं, एक दिन इन लोगों को मैं लखनऊ भेज रहा हूँ रीजनल जर्नलिज्म जानने के लिए, और रीजनल जो स्टेटस है क्या है, लोग कैसे सोचते हैं, उनका खरीदने का बेचने का तरीका क्या है, तो आप इनके साथ एक दिन बिताइएगा। उसमें एक सज्जन जो बाद में डीजीपी हो गए, वो आए, वो आईआईटीएन थे, आईपीएस थे वो। मैंने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। वो सब एटीएस के, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ थे। वो सब यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, यानी कि सारी लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी थी। उनके पास एसटीएफ भी थी, स्पेशल टास्क फोर्स भी थी, यानी कि वो यूपी के सबसे सफल और सशक्त पुलिस अधिकारी थे। वो आईआईटीएन थे, बिल्कुल पतले दुबले। मैं नाम बता देता हूँ, मुकुल गोयल। वो आए, उन्होंने बड़ी ज़हीन बातें की। एक आईआईटी का आदमी, उन्हीं की भाषा में उनसे बात की कि कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। मैं देख रहा था उन बच्चों को कोई उत्तेजना नहीं हुई, किसी तरह का एक्साइटमेंट उनके चेहरे पे नहीं था, बोरियत सी थी। उनके जाने के बाद मैंने कहा क्या कहा, तो उन्होंने कहा सर बहुत अच्छा था, ये था। उन तक अच्छा, चलिए अभी एक और साहब आ रहे हैं, आप देखिएगा। मेरे मित्र हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ इस समय, एमपी हैं ब्रजलाल साहब।
उन्होंने बड़े बड़े कुख्यात लोगों को ढेर कर दिया और वो अकेले भी भिड़ जाते थे। वो आए तो उन्होंने आके, मैंने कहा कि बृजलाल साहब आप भी संबोधित कर दीजिए, और उन्होंने अपने कुछ किस्से बताए। मैं उनके प्रति उन बहुत ही पढ़े लिखे ज़हीन बच्चों की आंखों में श्रद्धा देख रहा था, क्योंकि वो बता रहे थे कि मैंने महेंद्र फौजी की यहाँ गोली मारी, मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, फलाने डकैत को यो मारा, उसको बीच नदी में मार दिया। और वो कोई झूठा किस्सा नहीं था, वो उसके लिए जाने जाते थे। और मैंने देखा जब भी उनका ट्रांसफ़र होता था, लोग बड़े दुखी होते थे उस ज़िले से, क्योंकि वो किसी भी हालत में लॉ एंड ऑर्डर को गड़बड़ नहीं होने देते थे। तो कहीं न कहीं हमारे समाज में अब अगर आप मानवाधिकारों के हिसाब से देखिए तो एनकाउंटर्स बुरे हैं। आज कई जगह एनकाउंटर कॉप्स, जिसको कहते हैं कि ट्रिगर हैप्पी कॉप्स का ज़माना आ गया, मैं खिलाफ हूँ। मैं बहुत एनकाउंटर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये गलत रास्ते की ओर ले जाते हैं। तो लेकिन अब हकीकत है तो है ये। शशि शेखर से सवाल के इस सेक्शन पे आज हमारे साथ हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या सवाल पूछा है। शशि शेखर जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि एक ऐसा मौका मिला है। आज तक तो आप लोग ही हम लोगों से पूछते रहते हैं, लेकिन आपने एक ऐसा मौका दिया है कि मेरे मन में जो सवाल है वो आपके माध्यम से उसका निराकरण भी चाहता हूं और आपका मंतव्य भी चाहता हूं कि दुनिया जाने। भारत आज लगता है नहीं हमको आपको कि भारत एनर्जी डेफिसिट कंट्री है, क्योंकि अभी तेल आना बंद हुआ, गैस का कीमत, तेल का कीमत पूरे दुनिया में हाहाकार मचा, भारत में भी। मेरे मन में लगता है ये प्रश्न शेखर जी कि कम से कम जो 140 करोड़ देशवासी हैं, क्या उनके मन पर ये असर नहीं है? क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता है, जो समर्थ हैं, जो कैपेबल है, कि अपने घरों के ऊपर सोलर लगाएं, सोलर एनर्जी, और घर में गैस कुकिंग सिस्टम को के बदले उसी सोलर के इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम को लाएं। अब तीसरा, अगर कैपेबल लोग गाड़ी खरीद रहे हैं तो क्या ईवी गाड़ी को प्राथमिकता दें? ये मेरे मन का एक विचार है शेखर जी। अगर इस पर आपका दृष्टि पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि मेरे मन का सवाल का जवाब मिल। गिरिराज सिंह जी नमस्कार। आपकी बात से असहमत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये बात सही है, जो लोग मकान बनाते हैं उन्हें सिर्फ सोलर पैनल ही नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उन्हें जल संचय और समुचित अपने घर में जल उपयोग की व्यवस्था भी करनी चाहिए। लेकिन मैं अपने देश को लेकर आशान्वित हूँ। आप लोग तो जो काम कर रहे हैं, यानी सरकार जो काम कर रही है, वो अपनी जगह है। कोविड को जिस तरह पूरे देश ने साथ मिलकर लड़ा, हम जिन आपत्तियों विपत्तियों से सीखते हैं, उसके बाद जिस तरह से एक परिवर्तन हमारे रहन सहन और सोच में आया, तो ये जो ऊर्जा का संकट पैदा हो रहा है, मुझे भरोसा है कि भारत इससे भी अपने अंदर से ही कुछ रास्ते निकालेगा। ये तो शुरुआती दौर की बात है, लेकिन हमारे पास लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है संसार का। मुझे भरोसा ये भी है कि आज नहीं तो कल हम लिथियम से भी ईंधन अपना शुरू करेंगे बनाना। और वैसे भी ये कहा जाता है कि अब तेल के दिन बहुत दिन नहीं रह गए हैं, तो उसके दिन लद चले हैं। अच्छा होगा कि भारत इस पर अगुवाई करे। आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, पर भारतीयों का तो सहयोग अपेक्षित है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैंने तो सिर्फ बने बनाए फ्लैट्स खरीदे, लेकिन अगर कभी मैंने अपना मकान बनाया तो मैं उसमें जल संचय की भी व्यवस्था करूँगा और ऊर्जा के भी सदुपयोग का पूरा इंतज़ाम करूँगा। ये मेरा अपने से निजी वायदा है। सतलुज फिल्म से जो विवाद शुरू हुआ है, आज हमने बातचीत में उसके दूसरे पक्ष को समझने का प्रयास किया है। आपके मन में उस दौर के पंजाब को लेकर अगर कोई और सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।